साथियों नमस्कार। दैनिक चमलवाणी से मैं सुमन सिंह सिकरवार आप लोगों को काफी समय से धन्यवाद देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समय नहीं आ रहा था कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं। यूट्यूब को प्रारंभ हुए लगभग 4 महीने 22 जनवरी से थोड़ा सा प्रयास किया था और लगभग 1 महीने बाद 22 फरवरी से हमने तेजी में और प्रयास शुरू कर दिए थे। आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला और काफ़ी चर्चा में आ गया चमलवाणी न्यूज यूट्यूब चैनल। यूट्यूब की दुनिया को जो लोग समझते हैं वो इस बात को स्वीकार करने लगे, कहने लगे कि हाँ, चमलवाणी में कुछ तो खास बात है जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब आप सबके प्यार, आशीर्वाद, दुआओं से संपन्न हुआ। उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप सबका इतना सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं आज अपने दिल की बात लोकसभा चुनाव के लेकर कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह के आज शाम एग्जिट पोल शुरू हुए टीवी पर, तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई। जो सरकार पक्ष के थे, मोदी जी की तरफ के थे, उनमें जोश, उत्साह, उमंग आने लगा और विरोधी पक्ष में निराशा आ गई। तो टीवी वालों ने तो मोदी सरकार की ऐतिहासिक जीत दिखाकर उनकी सरकार बना दी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। वो भी ज़्यादा दिन नहीं है, 4 जून को सुबह से परिणाम शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है, चंबलवाणी की खास तौर पे याद रही है, बेबाक वाणी 50 साल से चलता रहा है। तो हम किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम बेबाक वाणी के तौर पे जरूर बोलते आए। तो सबसे मार्केबल बात आपको ये बता देता हूँ, जो शायद सबने गौर करी होगी कि एकदम हवा कैसे पलटती है। तो उसका मूल मंत्र तो ये है कि आप टीवी पे भी देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे कि धीरे धीरे जो सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे, अब वो धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगे। अपना रंग, इसको कहते हैं रंग बदलने लगे। यह स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुई थी, 2019 का। तो अचानक काउंटिंग से पहले ये चलने लगा था कि भाई 50% से वोट सरकार को मिलना है। तो जो सरकार के खिलाफ बोलते थे वो धीरे धीरे एकदम वो भी सुर में लाने लगे। हालांकि जो भी हो, उस पर शक तो नहीं कर रहे। चुनाव प्रक्रिया है, आज चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, विपक्षी नेता हैं। यदि इनको कुछ होता तो सड़क पर आंदोलन होता। 2019 में तो ऐसा नहीं हुआ, आखिर में उसको पुलवामा का नाम दे दिया। वो एक कारण था, लेकिन यदि कोई उस समय की घटनाक्रम को याद करे तो सरकार के खिलाफ काफी माहौल था। मुझे एक सीन याद आ रहा है रवीश कुमार जी का। तो पत्रकारों के हीरो रवीश कुमार को माना जाता है। तो रवीश कुमार राहुल गांधी का लाइव इंटरव्यू कर रहे थे, वो एनडीटीवी में थे। तो राहुल गांधी इतने जोश में थे उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ तक उनसे पूछ जाएगा कि आपको प्रधानमंत्री वाली बात तक आ गई। उस पर हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजाक भी उड़ाया था। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ कि उस समय सरकार के पक्ष में लहर थी। 2019 का कोई भी ढंग से अखबार देखे या उस समय के टीवी कास्ट देखे तो आपको समझ में आएगा उस समय भी सरकार की विरोधी लहर थी। लेकिन जैसे वो काउंटिंग का दौर खत्म हुआ आखिरी, उस रात से धीरे रात भी लगा कि सरकार को 50% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ये पहले बार ये चीज सामने आई थी। अब वो स्थिति आज फिर आ गई। 1 जून को 7 चरण में लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें आज आखिरी वोटिंग हुई। और वोटिंग होते एग्जिट पोल आने का एक रिवाज है। अब वो सही हो या गलत हो, वो अलग कहानी है, अलग इतिहास है। उसमें अपने को ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान में है उसको अपन महसूस करें,
ये काफी है। तो आज भी आप देखेंगे टीवी पे भी और यूट्यूब पे भी सन्नाटा छाया हुआ है। मोदी जी की जय जयकार हो रही है, 400 पार को सार्थक हो रहा है। अच्छी बात है, जो उन्होंने ठाना, उन्होंने बोला सरकार ने, वो दिख रहा है। अब इस 4 जून को क्या होता है, पलटता है। तो एक बार ऐसा हो चुका है बीजेपी की सरकार के समय, अटल जी की सरकार के समय, क्या लड्डू बने बनाए रह गए थे उनके। तो हमारी तो शुभकामनाएं बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और अदर पार्टियों के लिए भी, और जो आकलन करते हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि वो भी अपने गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा उनको। खैर, ये तो थी आपकी पुरानी बात 2019 से 2024 को मिले गया। अब आज क्या खास ऐसा हो रहा है जो पूरा सनसनी फैली हुई है, क्योंकि देश में इस तरीके से माहौल बना दिया गया था। सरकार तो गई, मोदी जी ने दिया था 400 पार का नारा, और जो विरोधी पत्रकार थे सरकार के, दरअसल ये चुनाव दो खेमे के पत्रकारों के बीच में चढ़ाया जा रहा था। सरकार अपना काम करती है, नेता आंदोलन करते हैं। तो कांग्रेस के देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी थे जो उनको अपना गांधी जी, महात्मा गांधी के पैटर्न को उन्होंने चुना, जो समझ में आया। वो अच्छा प्रयास भी था। तो मेरी तो बहुत हार्दिक इच्छा थी बहुत पहले से भी कि हर नेता को इस तरीके से प्रयास करना चाहिए। वो एक चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रह लिए, उन्होंने यह प्रयास किया था, उसको काफी समय बाद राहुल गांधी ने किया। युवा थे, जैसे हर किसी नेता को, हर पार्टी के नेता को करना चाहिए कि वो पद यात्रा निकालें, जिससे लोगों को सतत जनसंपर्क बना रहना पब्लिक से। तो नेता और जनता के बीच में जब संवाद चलेगा, अपना आत्म बोध होगा, तो कई समस्याएं हल होती हैं और आगे जाके राजनीति और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो अब राहुल गांधी का पद यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, 2 चरणों में उनकी चली। उसको विरोधी, सरकार के विरोधी पक्षों ने प्रोजेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास खुद तो इतनी, अब मैं छोटा आदमी हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता, संकेत में कह सकता हूँ कि वो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देखा उनको और टीवी पे भी देखा, तो उनके चेहरे फीके पड़े हुए थे। तो ये समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, और हमको क्या बदलना है। तो क्या पब्लिक, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो ऐसे तो पब्लिक भी अनुभव कर रही है। अब उनको ये है कि आप कुछ कह नहीं सकते सामने जाके, क्योंकि वो टीवी पे है, यूट्यूब पे है, कौन उनको बोलेगा कि भाई आपने क्या गलत बोला है, कैसे बोला। वो तो अपनी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जाएंगे जैसा मिलेगा। लेकिन समस्या ये आती है कि इन बातों को सुनकर पब्लिक में 2 तरीके से ग्रुप बन जाते हैं, युद्ध जैसा माहौल बन जाता है, समर्थक और विरोधियों में टकराव होना शुरू लगता है। इस बार के चुनाव में तो ये यहाँ तक हालत हो गए कि दुश्मनी जैसा भाव पैदा हो गया। खैर, कुल मिलाकर ये कि टीवी ने के एग्जिट पोलों ने सरकार मोदी जी की फिर से बना दी है। उनका आकलन देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटों में से 361 एनडीए को मिल रही है। जो उनका 400 का आंकड़ा था, वो 400 करना जाते हुए आसपास उन्होंने कर दिया। और कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन बोला जाता था, उसको 145 सीटें कर, और बाकी अदर पार्टियां हैं उनको 37 कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मोदी जी को टीवी के अनुसार हम बधाई देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट भी किया, युवाओं को, महिलाओं को धन्यवाद दिया, उत्साह दिखाया। ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जो जीतेगा वो बधाइयां देगा और जो हारेगा वो हार स्वीकार करेगा और अपने कारण बताएगा। ये तो हुआ देश का परिदृश्य। हमने चंबल के, चंबलवाणी नाम ही इसलिए रखा, जब चंबल के नाम को बहुत कम लोग जानते थे, तब 1972-73 में
चंबल की छवि डाकुओं अपराध के रूप में थी, जिसे चंबल वाणी ने अपने प्रकाशन से इस छवि को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। 50 साल पहले जो चंबल वाणी शुरू हुआ, आज चंबल के नाम से कई अखबार हो गए, जिसमें चंबल मुरैना से काफ़ी मजबूत अखबार चंबल सुर्खी रामविलास शर्मा जी प्रकाशित करते हैं। और अब तो आज के समय में तो ग्वालियर और मुरैना अखबारों के नाम और पत्रकारों के नाम से एक मजबूत स्तंभ बन गया। इसलिए चुनाव लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में चंबल की लहर का बड़ा महत्व माना जाता है कि चंबल की तासीर क्या कह रही है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि मुरैना, भिंड और ग्वालियर से कांग्रेस जीत रही। मुरैना में नीतू सिकरवार की लहर चल रही है और भिंड में फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी भी अंदर अंदर से लहर चल रही है, मतलब भाजपा के प्रत्याशी का विरोध दिखा रहे थे। और ग्वालियर में कांग्रेस के प्रवीण पाठक को जीता हुआ दिखाया जा रहा था। 3 सीटें महत्वपूर्ण है। बाकी सिंधिया राजघराने का शिवपुरी गुना है, वो इलाका थोड़ा अलग हो जाता है, हालांकि वो भी चंबल के इलाके में आता है। कोई राजघराना है, उन्हीं के इलाके में चंबल का क्षेत्र आता है, इसलिए उसको गुना शिवपुरी को भी जोड़ लिया था। भूल तो देखा जाए तो मुरैना, भिंड और ग्वालियर 3 ही चंबल की तासीर के रूप में जाने जाते हैं। मुरैना में तो एक समय ऐसा भी आने लगा कि बीएसपी से रमेशगढ़ प्रत्याशी के रूप में आ गए और वो केस ऑयल मिल के मालिक, सरसों के व्यापार में उन्होंने मुरैना खूब नाम दिया। जो डाकुओं से फेमस था इलाका, उन्होंने सरसों के नाम से कर दिया। उन्होंने चुनाव के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि एक समय में शुरुआत मेरे अडानी को मेरे पीछे थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चंबल का क्या महत्व है। अब 4 जून को जो भी परिणाम आएंगे, आज 1 तारीख हो गई, टीवीओं ने एक नया मसाला दे दिया विरोधियों को, पक्षकारों को कि हाँ ठीक है, इस पर अपन चर्चा करना है। 2 और 3 तारीख को होगा और 4 तारीख को सवेरे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। सब लोग टीवी से चिपके होंगे, शहर में लगे होंगे, कोई मतगणना केंद्रों पे लगे होंगे। तो मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ, जो आमतौर पर कम बताते हैं और भ्रम जाल फैला रहता है कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो बैलेट होते हैं, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को बैलेट आते हैं, तो उनकी गिनती की संख्या आने लगती है और उसी पर टीवी पे ये दिखाई जाती है लहर लहर। हालांकि उसका महत्व है, क्योंकि वो भी मतदान मतदान में आता है, लेकिन वो बहुत माइनर होता है। लाखों के वोटों में उनकी बहुत कम संख्या रहती है। तो 8:30 तक का तो कोई मतलब नहीं है। टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहे, कैसा भी होता रहे, उतार चढ़ाव। 9:30 बजे से धीरे धीरे उस पैटर्न को आप समझ जरूर सकते हैं। 9 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा कोई टीवी कुछ दिखाएगा, कोई टीवी कुछ दिखाएगा। लोग आज टीवी भी बदलते रहते हैं उस दिन। तो इस तरीके से फिर वो जो धीरे धीरे छनना शुरू होगी खबरें, उसका महत्व देना और किसी से भी टकराने की आपस में जरूरत नहीं है। लोकतंत्र, जो हुआ हुआ, जो जीता वो सिकंदर, और हारा तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें। अब ये राजनीतिक दलों का काम है कि वो आकलन करेंगे अपनी गलतियों को। अब जो सरकार विरोधी पत्रकार है, वो तमाम तरीके के बहाने उन्होंने 8-10 दिन से बनाना शुरू कर दिए थे कि फलानी जी कमजोरी की वजह से पिछड़ रही है, और दूसरी तरफ लहर भी दिखा रहे थे। तो अब मैं उन चीज़ों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस समय कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़े पत्रकारों का काम है। अपन लोग छोटे से इलाके के हैं,
छोटी सी बुद्धि से अपन काम करना चाहते हैं, जो समझ में आ सके और उसी समझदारी से अपने को चलना है। जून का महीना है, यहाँ अपराध होता है, बढ़ता है हमेशा, ये एक परंपरा रही है। इसलिए जोश में होश मत खो देना, शांति से चुनाव परिणाम को स्वीकार करना। और धांधलीबाजी हुई है नहीं हुई है वो प्रत्याशी जाने और उनकी पार्टी जाने। वो यदि जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और वो बात समझ में आती है, तो ही उनके साथ चलना, अन्यथा नहीं जाना। कहीं तो कोई हंका आ गया क्या, नहीं 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 नहीं, तो कहीं कुछ अनहोनी हो गई, तो उससे उससे मैं पहले ही सचेत करे जा रहा हूँ। और ऐसी प्रबल संभावना रहती है, जब मतदान में संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है अपना चंबल बिल्ड, तो मतगणना वाले दिन तो पूरा हारने वाला लुटा हुआ पिटा माना जाएगा। तो उनके समर्थक भी कई तरीके दांव लग, कईयों ने, अब तो करोड़ों का चुनाव खर्चा होता है। पहले तो आदमी ना अपने जरा सा साइकिल पकड़ी या कुछ भी पकड़ा, उससे अपना लिया कर लेता था। अब तो तमाम तरीके के खर्चे हैं। तो समझ लो, हार्ट अटैक तो नहीं कह सकते, लेकिन सदमा जरूर लगता है, और स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव है। कुल मिला के अब उपसंहार पे आते हैं लोकसभा के चुनाव का, के साथ 16 मार्च को आचार संहिता लगी थी। उसके बाद से आपका पहला चरण लगभग आचार संहिता 16 मार्च को लगी थी और 2.5 महीने हो रहे हैं मतगणना के। तो इतना लंबा इंतजार ये चुनाव प्रक्रिया चली, पहला। और दूसरा, आपका अपने चंबल इलाके में 7 मई को वोट डले थे, उसके हिसाब से 1.5 महीने का, लगभग 7 मई के हिसाब से लगभग ये 7 जून होने वाली है, लगभग 1 महीना। ठीक है, अभी इसमें एक जो जानने की रुचि रखते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 7 चरणों में चुनाव चला। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, जो अपने इलाके में चंबल में चला था। और चौथा 13 मई, और 5वां चरण 20 मई, 6वां चरण 25 मई, और 7वां चरण 1 जून आज। कुल मिला के 543 सीटों का ये चुनाव हुआ। और आपसे मैं विदा लेते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि चंबलवाणी वो अखबार रहा है, जब देश में आपातकाल लगा था 1975 में, तो पत्रकारिता की मशाल थामते हुए दैनिक चंबलवाणी के संस्थापक स्वर्गीय प्रेम सिंह भाई सिकरवार जी ने फरारी में रहते हुए चंबलवाणी अखबार का प्रकाशन किया था। और आज भी उसी बेबाकी का निडरता से, बात जो होती है कड़वी होती है, बेबाकी से बोल देता है। तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से, जिसके बारे में मैंने कुछ कह अपना आकलन बता दिया, तो मेरा छोटा समझते हुए क्षमा करें। आपकी अपनी समझ रहती है, मेरी अपनी समझ रहती है, हर किसी की अपनी अपनी समझ रहती है। क्योंकि लोग, मैंने देखा काफी लंबे समय से, मैं भी है ना 56 साल की मेरी उम्र होने जा रही है, तो मैंने भी काफी चुनाव देखे। अटल जी का लोकसभा का चुनाव मैंने देखा 1984 का, कि किस तरीके से वो ग्वालियर में हारे थे। उनकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन उस समय एक ऐसी लहर चली कि राजमाता जी ने हाथ हिला दिया है कि नहीं, अटल जी को, मतलब कमल को, फूल को नहीं, हाथ के पंजो देना। वो बीजेपी की थी और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया ग्वालियर जीत गए थे। तो इस तरीके से गांव में राजनीतिक दांव पे चलते रहते हैं। तो समय आएगा आगे तो अपन और चर्चा करेंगे। आपका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, तो हम इस प्रयास को निरंतर करते रहेंगे। यदि आप ये लग और मुझसे कहीं गलती हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं उस चीज़ को। और मैंने ये मेरे को चीज़ बता देता हूँ, यूट्यूब को आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ आपके साथ से। मुझे वो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, या तो पता नहीं यूट्यूब की मजबूरी है क्या है, कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ये बोलना मेरे को बड़ा कष्टकारी लगता है। तो लेकिन
यूट्यूब की पॉलिसी है, तो मैं भी आज नहीं बोलूंगा। हालांकि रवीश कुमार जी को बोलना पड़ा, सबको बोलना, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना बड़ा हूँ, लेकिन एक परंपरा बननी चाहिए, एक संस्कार बनने चाहिए। क्या जरूरत है? यदि आदमी को पसंद है तो उस चीज को सब उसको अवेयर करिए, बताइए कि हाँ यूट्यूब का ये तरीके रहते हैं, और उसको है ना लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब। आप ताज्जुब करेंगे, मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी अनुभव किया 3-4 महीने में कि यूट्यूब को ढंग से समझ नहीं पाते हैं लोग कि किस पैटर्न पर वो काम करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एक लहर से बम्पर जीत करी थी, तो उन्होंने यहाँ तक कमेंट कर दिया था, चुनाव लोग सोशल मीडिया पर नहीं लड़े जाते। तो उनकी बात में दम तो थी, और उसको मैं ना काफी बारीकी से आकलन भी कर रहा था। तो अपने जो पढ़े लिखे साथी हैं, समझदार हैं, उनसे यूट्यूब के बारे में जानिए। लेकिन ये मेरा पक्का विश्वास है कि यूट्यूब से बेस्ट कोई ऑप्शन आज के समय में नहीं है। हाँ, आकलन और बातें गलत हो जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें निचोड़ निकल के आता है, चाहे वो सत्ता के पक्ष में आए, चाहे विरोध के उसमें आए, कुछ तो कुछ निकलता है। तो आप उसको देखिए, समझिए, और अपना आकलन सब लोगों में बांटते रहिए। रहा चंबलवाणी चैनल, यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आखिरी में हम लिख देते हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, और उस प्रक्रिया में आपका स्वागत है। और जितना लाड़ प्यार अभी दिखाया, उतना आप भविष्य में आप उसको तेज गति से आप बढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। आपके साथ अन्याय की लड़ाई में चंबलवाणी का एक ही मूल मंत्र है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, उसके सामने नहीं झुकना, ना बिकना। 50 साल में मेरे हाईकोर्ट में भी मामले चले, दिल्ली में भी चले, मेरे तमाम केस चले, कभी भी नहीं डरा, ना आज तक खंडन चाहा। इससे बड़ी इसका सर्टिफिकेट कुछ नहीं हो सकता। हाईकोर्ट में भी जब बहस हुई तो यही कहा, कई बार मैंने उस हाईकोर्ट में भी बोला कि आज तक हमको ऐसा पल नहीं आया शर्मिंदगी का कि हम खंडन छापें, तो इसलिए हमें बात नहीं किया जाए। और वो सौभाग्य मेरा कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी की परंपरा को निभा रहा हूँ, और आप लोगों को, नई पीढ़ी को साथ में लेते हुए, उनको अपना अनुभव देते हुए, यूट्यूब के जरिए अन्याय की लड़ाई को आपके साथ लड़ने, कंधे से कंधा लड़ाकर लगाकर लड़ने का प्रयास करते रहेंगे। आप ताकत देंगे, हम जिंदा रहेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय।